तो स्टूडेंट वापस रिपीट करते हैं, आज शुरू करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में, जो हमने लास्ट में देखा था। तो लास्ट क्लास में देखा था ना, उसके आगे का बता रहा हूं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हम किसी भी चीज पे देते हैं तो उसको एक्सप्लेन किया, प्रेशर को एक्सप्लेन किया हेनरीज लॉ ने। तो लिखो लाइन कि गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में प्रेशर पर कैसे इफेक्ट डालती है, इसको किसने किया? हेनरी ने एक्सप्लेन किया। लाइन लिखो इसमें, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इफेक्ट बाय प्रेशर, इफेक्ट बाय प्रेशर, इफेक्ट बाय प्रेशर, explained by Henry's law। देखो ये लॉ क्या कहता है, आपने जैसे कोई सॉल्यूशन लिया, कोई भी, ये है लिक्विड, हम लिक्विड में गैस ही तो मिक्स कर रहे हैं, और यहां मैंने भर दी गैस, ये गैस है, यहां पर मैंने कोई ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया, पिस्टन होता है, बिल्कुल पैक पिस्टन होता है। अब मैंने क्या किया, जो ये पिस्टन है ना, इस पर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज, तो देखो क्या हुआ, कंटेनर तो होगा हुआ है, जो ये पिस्टन है वो नीचे की तरफ मुड़ रहा है और यहां पर आ गया। देखो यहां पर लिक्विड उतना ही है, लिक्विड तो वही है, देखो ये लिक्विड है, लिक्विड तो हमारे पास उतना ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स देखो प्रेशर के कारण क्या हो गए, इस लिक्विड में डिसॉल्व हो गए। तो अब मुझे बताओ, प्रेशर अगर बढ़ रहा है, प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, यहां पर प्रेशर इंक्रीज किया ना आपने, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जो गैस है, गैस का अमाउंट मान लो m है, m, तो डिसॉल्व गैस का अमाउंट m है, तो m भी इंक्रीज होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप देखो ना, प्रेशर अगर आपने बढ़ाया तो जो गैस पहले डिसॉल्व नहीं थी वो अब डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब डिसॉल्व गैस का अमाउंट m है, वो भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस m, मतलब मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू हेनरी m प्रोपोर्शनल p, और जैसे ही m हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा, तो आएगा KHP। KH क्या है? KH हमारे पास है हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू हेनरी pressure is directly proportional to, according to Henry, pressure is directly proportional to mass of gas, ये m, mass of gas dissolved in solution, mass of gas dissolved in solution। तो अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो प्रेशर है, क्या ये हम आउटर प्रेशर है क्या? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैंने सिर्फ आपको ये प्रेशर एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया कि हमें ऐसे पता लग गया, लेकिन रियल में होता क्या है? रियल में जैसे मान लो यहाँ कुछ गैस थी, कम गैस थी, और पिस्टन वही है, ध्यान देना, पिस्टन क्या है, वही है हमारे पास, देखो ये क्या है, वही का वही। वो तो सिर्फ मैंने आपको रूल समझाने के लिए आपको ये बात बताई थी कि हमने प्रेशर अप्लाई किया, वो सब। लेकिन रियल में होता क्या है? रियल में क्या होता है, ये गैस है, कम गैस है, यहां आप अब ज्यादा गैस भर दो, देखो ज्यादा गैस भर दोगे तो गैस प्रेशर लगाएगी, गैस भी तो प्रेशर लगाएगी, और प्रेशर गैस, जब ज्यादा गैस होगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होने से ज्यादा पार्टिकल लिक्विड में सोल्यूबल हो जाएंगे। तो एक्चुअल में हम क्या कहेंगे, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें आप प्रेशर लिखे थे ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस, मास ऑफ गैस, ये लिखे थे इन सॉल्यूशन।
लेकिन आप उसमें लिख सकते हो प्रेशर कौन सा है, ये प्रेशर गैस का ही है, तो आप चाहो तो लाइन लिख सकते हो गैस प्रेशर या प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि गैस का प्रेशर ही होता है, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस ऑफ मास इन व्हाट गैस ऑफ मास डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। अब बात आती है लिमिटेशन की, ध्यान दो हेनरी रूल की लिमिटेशन क्या है। देखो लिमिटेशन में हमें इनके ड्रॉबैक्स पढ़ने होते हैं, तो फर्स्ट क्या है समझना। देखो हम हर बार पढ़ते हैं कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, ध्यान देना प्रेशर, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल याद रखो, कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल से क्या है हमें सारा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, ध्यान देना, तो बिल्कुल सही है गैस ज्यादा सोल्यूबल होगी, अभी हमने समझा। लेकिन एक बात बताओ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसमें आप मान लो प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो आप इतना प्रेशर मत बढ़ा दो कि बोतल कंटेनर जिसमें लिक्विड है ना वो ही फूट जाए। इसका मतलब है प्रेशर हाई होना चाहिए सोल्यूबल होने के लिए गैस को, लेकिन उतना भी नहीं हो कि कंटेनर ही फूट जाए या खराब हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट वेरी हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर हमारा नहीं होना चाहिए। तो लिख लो एक लाइन लिख लो इसमें, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, ध्यान रखना नॉट वेरी हाई। सेकंड नोट कर लेना इसको, सेकंड ये है कि हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर ना लो होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए जिससे गैस अच्छी तरह डिसॉल्व हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन टेम्परेचर इतना भी लो ना हो कि आप गैस मिला रहे हो CO2 और आपने टेम्परेचर इतना लो कर दिया कि ये जम गया, ये आइस बन गई, तो डिसॉल्व हो गया गैस, नहीं होगी। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर लो होना चाहिए लेकिन बहुत लो नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर डू नॉट वेरी टू लो, मतलब बहुत लो नहीं हो। तो लिखो लाइक सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। थर्ड देखो ध्यान देना, अगर मान लो CO2 है, CO2 आप कोल्ड ड्रिंक में मिला रहे हो, कोल्ड ड्रिंक में H2O होता है, अगर मिलाई हुई गैस CO2 H2O से रिएक्शन करके अगर H2CO3 एसिड बना ले तो हम पिएंगे तो हमारी जो जितनी भी नलियां वो सब जल जाएगी। इसका मतलब है गैस ऐसी मिलाओ जो इस लिक्विड से रिएक्शन ना करे। वापस बोल रहा हूं, गैस हमें ऐसी डिसॉल्व करनी चाहिए जो लिक्विड से रिएक्शन नहीं करे। तो लिखो लाइन थर्ड पॉइंट है गैस नाइदर रिएक्ट विथ द सोलवेंट, सोलवेंट यहां पर लिक्विड की बात हो रही है, गैस नाइदर रिएक्ट विथ द सोलवेंट, मतलब नॉट रिएक्ट, नाइदर रिएक्ट विथ द सोलवेंट, जो लिक्विड है उससे रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। और फोर्थ एंड लास्ट, गैस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लिक्विड में सोल्यूबल बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सोल्यूबल हो जाएंगे तो गैस का अमाउंट बढ़ जाएगा, इसलिए वो कंडीशन हम ठीक नहीं मानते। हम यहां पर कहेंगे गैस की सोल्यूबिलिटी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। लिखो लाइन फोर्थ पॉइंट, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, मतलब प्रेशर हाई होना चाहिए लेकिन बहुत हाई नहीं हो, टेम्परेचर लो होना चाहिए लेकिन बहुत लो नहीं हो, जो गैस आप मिला रहे हो वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए सोलवेंट से। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है गैस हाईली सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। वेपर प्रेशर, देखो सबसे पहले आप ये बात, वेपर प्रेशर होता क्या है, आपने कोई कंटेनर ले लिया, उसमें कोई लिक्विड फिल कर दिया, आपने इसे बंद कर दिया कि बंद बीकर में होगा, आपने इसे गर्म किया, गर्म करने पर वेपर बनेगी, वेपर तो वेपर बनेगी। और वेपर एक कंडीशन ऐसी आएगी, जितना लिक्विड वेपर में बदल रहा है उतनी ही वेपर लिक्विड में बदल रही है, मतलब 5 ग्राम मान लो लिक्विड वेपर में बदल रहा है तो 5 ग्राम वेपर लिक्विड में बदल रही है, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम मतलब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम है। अब एक बात आती है कि यहां पर वेपर प्रेशर कहां है, तो वेपर प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर वेपर द्वारा जो लिक्विड की सरफेस है, ये सरफेस है किसकी, लिक्विड की जो सरफेस है उस पे अप्लाई होने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर होता है। तो एक लाइन आप लिख सकते हो इसमें, द प्रेशर exerted by the vapor, the pressure exerted by the vapor above the liquid surface in equilibrium। अब इसमें लिख लो वेपर प्रेशर एक्सप्लेन बाय राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर एक्सप्लेन बाय राउल्स लॉ, राउल्स लॉ टॉपिक डाल लो। राउल्स लॉ ने ढंग से वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन किया। अब कैसे किया वो हम देखेंगे यहां पर ढंग से। तो सबसे पहले राउल्स एक साइंटिस्ट था, उसने ये बोला कि आपको वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करना है, तो पहले आप पहला पॉइंट डालो इसमें। राउल्स लॉ ने दो तरह से वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट पॉइंट है राउल्स लॉ ने दो टाइप से वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट लिख लो राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। कई बार पूछा जाता है कि वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब है वो सोल्यूट जो वेपराइज हो, वो सोल्यूट जो वेपराइज हो, ध्यान रखना वेपराइज होगा मतलब जो वेपर में बदल जाए, गर्म करने पे वेपर क्रिएट करे, वो सोल्यूट। मतलब आपने राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, इसमें मान लो सपोज करो एक अपने पास कंटेनर है, उसमें मैंने लिक्विड मिक्स किया। एक लिक्विड है ए जिसको मैंने बोल दिया सोलवेंट, और एक इसमें लिक्विड है बी जिसको मैंने बोल दिया वोलेटाइल सोल्यूट। मतलब वो सोल्यूट है जो वेपराइज हो जाए। ध्यान देना, आपने इस पे बंद कर दिया बीकर को, अब आपने इसे गर्म किया, गर्म करने पे वेपर बनी ये देखो, और कुछ वेपर बी की बनी। मतलब यहां कहने का मतलब है कुछ वेपर तो बनी ए की, तो इसको मैं बोलूंगा पी ए, और कुछ वेपर बनी बी की जिसको मैंने बोला पी बी। एक बार बताओ पी ए अकेला है क्या? नहीं, वेपर साथ में पीबी भी है। जब वेपर बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, हेनरी में देखा अपन ने। तो यहां एक बात आती है हमारे मन में कि जो पी है वो अकेला प्रेशर नहीं है, इस पे डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए हम इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट या सोलवेंट, और ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्न आता है कि चलो ये तो ठीक है, तो राउल्स लॉ क्या है? राउल्स लॉ कहता है कि जो किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, मान लो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है ए, सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन है ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी सोलवेंट के पार्शियल प्रेशर के। और इसी की तरह जो दूसरा है एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी सोल्यूट के पार्शियल प्रेशर के, मतलब पीबी। तो ये है राउल्स लॉ। तो लाइन लिख लो, अकॉर्डिंग टू राउल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। तो ये हो गया हमारे पास। अब प्रश्न आता है कि चलो ये तो है, अब इसको आप सोल्व करो। तो पी ए इक्वल पी नोट ए एक्स ए, और वैसे ही पी बी इक्वल पी नोट बी और एक्स बी। कई बार पूछा जाता है कि ये क्या है, पी नोट बी क्या है? पी नोट बी ये है कि आप जब दोनों गैसों, दोनों सोलवेंट और सोल्यूट को आप मिक्स कर रखे हो तो उनका प्रेशर है पी ए,
लेकिन अब मैंने कहा आप सोलवेंट को अलग ले लो, मतलब सोलवेंट को आप अलग ले लो, ये रहा सोलवेंट, ये रहा ए। अब आप इसे गर्म करो तो अब जो वेपर बनेगी ना वो बिल्कुल प्योर है, तो उसे पी नोट ए बोलूंगा। आप सोल्यूट को ले लो अलग, सोल्यूट को अलग लेने पर बी है ये। अब जो वेपर बनेगी उसे क्या बोलूंगा मैं, पी नोट बी। इसके कहने का मतलब है कि ये तो है, नोट का मतलब है यहाँ पे प्योर, प्योर वेपर प्रेशर। पी नोट का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर। अगर आप ए की बात कर रहे हो तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और बी की बात करें तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब हम यहां पे इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो प्योर वेपर प्रेशर है पी नॉट बी और पी नॉट ए। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गई इक्वेशन, देखो ये दोनों। एक रूल था डाल्टन रूल। अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या कहता है, पी टोटल जो है वो पीए प्लस पीबी के इक्वल है, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है उनका सम ही पी टोटल होता है। तो क्या होगा, पीए कितना है, पीए है अपने पास पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अभी आपको मैंने बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, तो एक्स ए क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, ये होगा। इसलिए हम यहाँ पे एक्स ए की जगह रख सकते हैं पी टी इक्वल पी नोट ए, एक्स ए की जगह रख दो 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी और एक्स बी, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो पी टी इक्वल पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, तो पी टी इक्वल देखो पी नोट ए, पहले इसको ले लो प्लस को, प्लस कॉमन क्या है एक्स बी, एक्स बी हमारे पास कॉमन है, फिर पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये हो गया हमारे पास राउल्स लॉ का डेरिवेशन। इसके बाद हम इसका कर्व बनाएंगे ऐसे, जो हम अभी अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। पहले आप इसे नोट करो, इसका जो कर्व है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो इसे आप नोट कर लो। ये राउल्स लॉ कंप्लीट हो गया, इसका बस कर्व बनाना है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, गुड डे।